हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे बोर्ड्स में, देन एमएसटी सीईटी के, देन नीट के और जेई के मीन्स चारों लेवल के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सो हर एक टॉपिक, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो सारे एग्जाम में कॉमन है, बस उसकी डिफिकल्टी लेवल चेंज होती है। तो इसी हिसाब से हम लोग लेक्चर्स लेने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा अंत तक दिखे, लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए बच्चों, ओके? क्योंकि लेक्चर के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपके इस पे स्केल मोशन इन प्लेन में वेक्टर टॉपिक होगा, और स्टेट बोर्ड से हो तो आपको 11th में सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स। इस टॉपिक को मैं इसलिए सबसे पहले ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक भले आज अगर आप सिलेबस देखोगे एमएसटी सीईटी का तो उसमें ये वेक्टर नहीं है, ओके? लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ओके? चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, आप इस चैप्टर को इग्नोर कर नहीं सकते। और नीट और जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन रहते ही है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स? यस, व्हाट इज स्केलर्स एंड वेक्टर, या फिर उससे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर हम लोग स्केलर, ओके? या फिर फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप्स की होती है, ओके? फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? जो हम लोग मेजर करते हैं, राइट? जो हम लोग मेजर करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम लोग जो कुछ मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट? जिसमें मास है, देन लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ऐसे ढेर सारी क्वांटिटीज है, राइट? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? उसकी वैल्यू, जिसे हम लोग एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। वैल्यू है मैग्नीट्यूड। मीन्स हम लोग दुकान में जा रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, अंकल जी दूध दीजिए, वो कितना दूध देंगे? वो बोलेंगे ना कितना। सो वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना चाहिए? 1 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए, ओके? सो यहाँ पे हम लोग शक्कर ले रहे, अंकल जी शक्कर लीजिए। उन्होंने फिर एक से शक्कर की कैसे ली, एक मुट्ठी भर के शक्कर दे दी, ये लो। ऐसा होता है? नहीं, राइट? मैं आपको क्या करना होगा, वहाँ पे वैल्यू बतानी पड़ेगी। आधा किलो शक्कर चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो, 4 किलो, आपको बताना पड़ेगा। दैट इज वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, ओके? देन सेकेंड थिंग इज यूनिट। यूनिट, ओके? यूनिट भी जरूरी है ना। मीन्स हम लोग भले मास मेजर कर रहे हो तो हर जगह पे सेम यूनिट मेजर करेंगे क्या? मीन्स हम लोग सब्जी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो के हिसाब से हम लोग लेते हैं, राइट? वही हम लोग गोल्ड लेने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लेंगे, आधा किलो, पाव किलो, 1 किलो, ओके? गोल्ड लेने जाते हैं तो ग्राम, मिलीग्राम, यूनिट हर एक जगह पे। मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी जरूरी होता है, वैल्यू के साथ साथ यूनिट जरूरी होता है ना? कितना? 1 ग्राम शक्कर लेंगे दुकान से, हाँ? नहीं, क्योंकि 1 ग्राम क्या करोगे उसका? वही 1 किलो सोना ले लोगे तो बढ़िया है, ओके? एंड देन तीसरी जो जरूरी चीज होती है वो होती है डायरेक्शन। तीसरी जरूरी चीज क्या होती है? डायरेक्शन, ओके? सो हर एक क्वांटिटी को डायरेक्शन लगती ऐसा जरूरी नहीं है। चलो एक इसका एग्जांपल देते हैं। अब मैंने अभी हम लोग जो ग्रोसरी लेते हैं उसका एग्जांपल दिया कि हम लोग शक्कर लेने जाते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे अंकल जी मुझे 1 किलो शक्कर लेफ्ट साइड में दीजिए, या मुझे 1 किलो शक्कर ईस्ट में दीजिए, वेस्ट में दीजिए। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे डायरेक्शन जरूरी नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग है ना यहाँ पे खड़े हैं, ओके? मीन्स ए पॉइंट पे खड़े हैं, एक अंकल जी आते बाइक या कार से, दूर से आते, कहीं बाहर से आए हुए, और उनको एक एड्रेस पता करना है, ओके? मीन्स आपको उनको यहाँ पे जाना है, वो यहाँ से आते हैं और यहाँ पे बी डेस्टिनेशन है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ओके? वो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको पूछते हो बेटा मुझे ये बी डेस्टिनेशन जो है, जो कुछ भी होगा, ओके? आप अपने गाँव का इमेजिन कर लीजिए, आप जहाँ पे भी रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से 2 किलोमीटर है, ऐसे बोल दिया, यहां से 2 किलोमीटर है। वो क्या पूछेंगे आपको? कौन सी डायरेक्शन में? यहां पे तो 4 रास्ते जाते हैं, इस साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, वापस जाओ, राइट? सो यहां पे क्या करेंगे, हमें बताना पड़ेगा अंकल जी इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है,
है ना। सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो जिस जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन जरूरी होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, अभी जिनको डायरेक्शन इतना मैटर नहीं करता है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखिए, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर। ओके, इसको क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या होता है, यूनिट तो जरूरी होता ही है, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटीज को यूनिट नहीं होता, जैसे हमें पता है ना, कुछ कुछ क्वांटिटीज को यूनिट नहीं होता है। तो जैसे स्ट्रेन हो गई, अभी आप इलेवंथ में तो आपको स्ट्रेन अभी आगे आएगा, जो 12 के उनको पता होना चाहिए। ओके, इस टाइप के स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो उसको यूनिट नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड जरूरी होता है। ओके, एंड इसको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चाहिए होता है। ओके, अभी इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, इसका एग्जांपल मास, लेंथ, लेंथ नहीं बोलेंगे, लेंथ तो दोनों में भी आती है, मास हो गया, टाइम हो गया, देन लेंथ में डिस्टेंस हम लोग लेते। ओके, डिस्टेंस, देन स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, देन एनर्जी भी स्केलर है, वर्क है, वैसे बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज है। ओके, देन वेक्टर क्वांटिटी में कौन सी आती है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ऐसे ढेर सारी क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन होती है। ओके, एक क्वांटिटी ऐसी यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में आती है हमेशा, जो जिसको डायरेक्शन है लेकिन वो स्केलर है, दैट इज करंट। ओके, तो करंट स्केलर क्यों है हम लोग आगे देखेंगे, जैसे मैं आपको रिप्रेजेंटेशन एडिशन सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि करंट जो है वो स्केलर क्यों है, तो आप आगे देखते रहिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना। वेक्टर अगर टॉपिक आप अच्छे से करते हो तो ये सेम टॉपिक आपको मैथ्स में भी मिल जाता है, मैथ्स में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स में यहाँ पे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कोई भी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो। ओके, मीन्स यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर, या फिर इसको ऐसे लिखते ए बी वेक्टर, या फिर अभी अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो उसमें इसे बोल्ड लेटर करके दिया जाए। ओके, इसका मतलब भी वेक्टर होता है। ओके, तो यहाँ ऐसे लिखना तो मुश्किल होता है, तो अगर भले आपके बुक में ऐसा हो तो आप ये फिर ये यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी है एरो जो है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखते, दिस इज सिंबल। ओके, ये बस इतना बताता है कि डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन ये नहीं बताता। तो डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करता है, द वेक्टर इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, और उसकी लेंथ कितनी है, ए बी इतनी है, इतनी लेंथ है। सो इसकी लेंथ जो है वो इंडिकेट करता है इट्स मैग्नीट्यूड। वो जो एरो रहता है इसकी लेंथ जो रहती है वो मैग्नीट्यूड होता है, वो एरो जो रहता है वो डायरेक्शन होती है। ओके, सो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस वेक्टर मे बी डिस्प्लेसमेंट, दिस वेक्टर में भी वेलोसिटी, दिस वेक्टर में भी फोर्स, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकता है ये वेक्टर। ओके, ये जो सिंबल है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मींस जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योग्राफिकल नहीं सॉरी, ओके, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, वेक्टर के टाइप्स होने के बाद देन अभी वेक्टर्स के टाइप्स कौन से हैं वो भी हमें देखना जरूरी है ना। वेक्टर्स के टाइप्स होते कौन से, तो देखिए सबसे पहले होता है जीरो वेक्टर। सबसे पहले होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब क्या, जिसमें किसी का मैग्नीट्यूड जीरो है। ओके, मींस वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हिल रहा है नहीं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो। ओके, सो जीरो वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। देन तीसरा होता है लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स। लाइक और इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या होता है, टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ओके, जिनके डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है उनको बोलते हैं हम लोग सेम वेक्टर, लाइक वेक्टर या फिर इक्वल वेक्टर। अगर ये ए बी है और ये पी क्यू है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर. ओके, देन अनलाइक वेक्टर. अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है? टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स ये ए बी है और ये पी क्यू है, दोनों कैसे अपोजिट है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पी क्यू वेक्टर. इसको निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं और अपोजिट वेक्टर्स भी बोलते हैं. ओके, अनलाइक वेक्टर्स, देन निगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स. देखिए यहाँ पे निगेटिव लिख दिया क्योंकि डायरेक्शन कैसी अपोजिट है. देन रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या होता है? इफ यू हैड टू और मोर वेक्टर्स, ओके, दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हम लोग ऐड करते हैं, सो उसका जो भी आउटपुट वेक्टर होता है या फिर उन दोनों को रिप्लेस करके सिर्फ वो एक वेक्टर रखा जाए तो इफेक्ट जो रहता है सेम रहता है. मीन्स कैसे, मान लो यहाँ पे मैं फोर्स दे रहा हूँ 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स दे रहा हूँ 10 न्यूटन का. इन दोनों की जगह मैंने एक ही फोर्स दे दिया 15 न्यूटन का, तो काम हो जाएगा. सो 15 न्यूटन जो है रिजल्टेंट, या भी सेम डायरेक्शन में. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है और ये 4 न्यूटन का फोर्स है. ओके, इन दोनों का मिला के यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का. मीन्स आप यहाँ से 3 न्यूटन दे रहे हो, यहाँ पे 4 न्यूटन दे रहे हैं, तो उसकी जगह इस डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन देते हो तो सेम इफेक्ट आएगा. तो ये हो गया उसका रिजल्टेंट. अभी आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, दो वेक्टर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में से जो भी आउटपुट वेक्टर निकलता है, इक्विवेलेंट वेक्टर निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर. एंड नेक्स्ट टाइप जो रहता है पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब होता है क्या है? द वेक्टर विच गिव्स अ पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. नहीं समझ में आया? देखो, ऐसे हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट. यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया P, ओके, एक्स वाई. सो ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो वेक्टर रहता है ना, ओके, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. मीन्स ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ओके, देन यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया Q, तो है OQ वेक्टर जो है, OQ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q. जैसे कोई भी पोजीशन वेक्टर जो है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट पे एंड होता है जिस पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर है. ओके, ये वेक्टर का हमेशा ध्यान में रखिए, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये होता है एंड पॉइंट. टेल को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, हेड को एंड पॉइंट बोला जाता है. ओके, सो ये हो गए टाइप. अभी यहाँ से ही मैंने बोला था कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे वेक्टर का किया जाता है, वो हम लोग यहाँ से देखते हैं. ओके, तो जैसे ही देखो, ये एक्स वाई सिस्टम है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई. एक्स वाई का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन जो है वो इतना x है और वाई एक्सिस पे कितना है, y है, राइट. तो अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सी, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? x की डायरेक्शन में है x, राइट. तो इसको लिखते हैं आई कैप और ये लिखते हैं जे कैप. सो आई कैप मतलब क्या होता है? इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस. आई कैप का मतलब क्या होता है? इट इज अ यूनिट वेक्टर. इसका मतलब क्या है? 1. अभी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें फर्क पड़ता है क्या? नहीं. ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये हो गया 3,4. तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, ये वेक्टर जो भी रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं ओ ए वेक्टर. चलो, ओ ए वेक्टर. सो ओ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3i प्लस 4j. मतलब क्या? x की डायरेक्शन में 3 यूनिट, ओके, और y की डायरेक्शन में 4 यूनिट, ऐसा. ओके, इन दोनों को मिला के बनता है ओ ए वेक्टर. अभी होता क्या है? सिर्फ x और y ये दो एक्सिस हमारे लिए इनफ नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग सीखते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमें सीखनी होती है. तो ये कैसे किया जाता है? देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके, देन ये जो रेड कलर का मार्कर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये होता है जेड एक्सिस. इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, क्योंकि ये स्पेस हमें कंसिडर करना होता है ना. ये तो प्लेन ज्योमेट्री हो गई जो कि बोर्ड में, अगर एक पॉइंट यहाँ पे तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और एक थर्ड एक्सिस आता है, उसको बोलते हैं जेड एक्सिस. ये होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. इस तरीके से, मतलब ये एक्सिस जो है पूरा अंदर भी जाएगा जेड, ये वाई ऐसे पूरा रहेगा और एक्स ऐसे पूरा रहेगा. मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है. ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है. देखो, एक्स वाई, निगेटिव वाई,
जेड निगेटिव जेड, बोर्ड के पीछे निगेटिव जेड। ओके, इस तरीके से ज्योमेट्री बन जाती है। तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स जो है, किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, अगर मान लो कोई क्यू पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 3 4 5, तो इसको पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे या फिर उसका वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो ये हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, इस तरीके से। ओके, व्हाट इज आई? आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर्स को। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसमें सबसे पहला लॉ जो है वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ या फिर ट्रायंगुलर लॉ, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, ट्रायंगल लॉ कैसे रहता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड दे आर सीक्वेंसली ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट करें दो वेक्टर्स। सीक्वेंस मतलब क्या? एक का हेड और दूसरे का टेल जॉइंट है। सीक्वेंस देखो, ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। ओके, किसी वेक्टर्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल वर्ड से, सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया बी वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलता है। सो ए वेक्टर मतलब क्या होता है? ए इसका मैग्नीट्यूड है और बार ए वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जो थर्ड साइड रहती है, ओके, द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ओके, इन अपोजिट मैनर gives the resultant of these two। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है? ए और बी का एडिशन जो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का एडिशन जो है वो हो जाएगा आर वेक्टर। देखो, ए और बी सीक्वेंस में है और आर जो है अपोजिट सीक्वेंस में, ओके, अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट हो जाता है। ओके, चलो फिर हम लोग अभी और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे ये कैसे किया जाता है। देखो, ए एक वेक्टर है, देन ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए बी सी। अभी कौन सा रिजल्टेंट है और कौन से दो ऐड हो रहे हैं हम लोग देखते हैं। देखो, ये दोनों सीक्वेंस में है तो ये दोनों ऐड होंगे और ये अपोजिट वे में ये उनका रिजल्टेंट होगा। मतलब क्या हो जाएगा? बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरीके से। ओके, नहीं, चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या यहाँ पे गलती करेंगे? बी प्लस सी इज इक्वल टू ए लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखना है सीक्वेंस में कौन से हैं। सीक्वेंस में कौन से हैं? देखो, ये सीक्वेंस में ए और बी सीक्वेंस में है। देखिए, सीक्वेंस में है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? ए प्लस बी, और अपोजिट सीक्वेंस से कौन है? सी, तो ऐसे। सो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्टेंट छोटा है रिजल्टेंट बड़ा है, तो रिजल्टेंट छोटा भी हो सकता है, रिजल्टेंट बड़ा भी हो सकता है। ओके, सो कैसे हो सकता है हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स किसी भी हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। बस कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर्स जो है वो सीक्वेंस में होने चाहिए, ओके, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब देखो, ये स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। देखो यहाँ पे भी ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पे एंड हुआ, जहाँ पे एंड हुआ दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एंड हुआ। फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से लेके एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर तक जो वेक्टर जाता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट कैसे रहता है? फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट तक, सेकंड वेक्टर के एंड पॉइंट तक। ओके, सो ये था ट्रायंगल लॉ। सो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ देख सकते हैं। ट्रायंगल लॉ आप कैसे ध्यान में रखेंगे? देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड दे आर सीक्वेंसली ऑर्डर और दे आर इन सेम ऑर्डर, then the resultant vector is given by the third side of triangle, third side of triangle, okay, in opposite order, okay, or in opposite order ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं द वेक्टर which starts from starting point of first vector to the end point of last second vector, okay। सो ये होता है ट्रायंगल लॉ। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
देन यहां से आगे जाते हैं हम लोग। ट्रायंगल लॉ के बाद ट्रायंगल लॉ के बाद हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ मतलब क्या, बहुत सारे वेक्टर्स रहते हैं तो उनको अगर ऐड करना होगा तो हम लोग कैसे ट्रायंगल लॉ से ही करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अगर एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर, मतलब ये ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। हमने देखा है ना पैरेलल वेक्टर या फिर इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं, टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड सेम मैग्नीट्यूड, देन उनको हम लोग एक जगह से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया। ओके, तो रिजल्टेंट कैसा रहेगा, रिजल्टेंट आएगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से लेके एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर तक। लेकिन कब, जब ये सारे वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में रहेंगे। इफ 3 or more vectors are in same order, then the resultant of all these vectors is given by starting point of first vector to the end point of last vector. ओके, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा R1। ओके, देन a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा R1। देन यहाँ पे हम लोग और एक वेक्टर निकाल लेते हैं, R1 प्लस सी, R1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R2 बोलते हैं हम लोग इसको। R1 क्या है, लेकिन R1 है a प्लस बी, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2। और R2 प्लस डी क्या हो जाएगा, R2 प्लस डी हो जाएगा R, इसको हम लोग R बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R2 है a प्लस बी प्लस सी और ये R, सो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू R। ये सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। सो ये हो गया सेकेंड पॉलीगॉन लॉ। देन नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर सीक्वेंस में नहीं है और हमें उनको हिलाना भी नहीं, मीन्स वेक्टर्स जो है उनको डिस्प्लेस भी नहीं करना है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं, थर्ड लॉ है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे होता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम मतलब पता है ना, दो उनकी जो अपोजिट साइड्स रहती है वो सेम रहती है और पैरेलल रहती है। ओके, सो अगर दो वेक्टर्स ऐसे है, मतलब पैरेललोग्राम के एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे होंगे, तो उनका रिजल्टेंट जो है इन दोनों के वेक्टर के बीच से निकाला जाता है डायगोनल पे। ओके, इस डायगोनल पे रहता है रिजल्टेंट। मीन्स अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर, और ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर, इस तरीके से। Okay, if two vectors are representing two adjacent sides of parallelogram, then the resultant of these two vectors is given by the diagonal of that parallelogram. ओके, तो ये कैसे, ये भी हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए अगर ये बी है तो इसको भी हम लोग बी बोल सकते हैं, अगर ये ए तो इसको भी हम लोग ए बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको नाम दे देंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू एस बोलते हैं, क्योंकि आर ऑलरेडी यूज किया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, देखो ट्रायंगल ओ पी क्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, मतलब क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, राइट। देन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ओ एस क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। मतलब क्या हो गया, वेक्टर एडिशन जो है कैसी है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब उल्टा करते तो भी चलता है। ओके, सो हो गया वेक्टर एडिशन।
अभी हमारा मोटो क्या है, ओके अभी हमारा मोटो क्या है कि ये आर जो है ना, ये आर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी और इसके डायरेक्शन, ये दो हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी। सो ये डेरिवेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। अगर ये आपको नहीं करना है, आपको बस इसका फॉर्मूला चाहिए, देन यू कैन स्किप दिस पॉइंट। ओके, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। देन अभी यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको लिया जाता है थीटा। ये थीटा जरूरी है। ओके, थीटा चूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। आप यहाँ से ध्यान, हर एक पॉइंट यहाँ ध्यान से देखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं डी, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देन अभी हमारा टारगेट क्या है, आर को फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग देखिए ट्रायंगल ओ क्यू डी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, राइट। ओडी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ओडी को ओ पी प्लस पी डी, राइट, ओ पी प्लस पी डी प्लस ये हो गया क्यू डी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस टू ओ पी इंटू पी डी प्लस पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, राइट, बराबर है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओ पी डी। देन देखो पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस टू ओ पी पी डी प्लस ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, राइट। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे रीजन लिखेंगे ट्रायंगल क्यू पी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, शॉर्ट में लिखा मैंने एंगल ट्रायंगल। ओके, देन यहाँ पे सबके मैग्नीट्यूड्स लिख लेंगे हम लोग। ओ क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे ओ पी मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी मीन्स ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे सॉरी नॉट पी डी इज नॉट बी, पी डी को पी डी ही रखेंगे ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड पी क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का मतलब है बी स्क्वायर। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब ये पी डी की वैल्यू तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री में जाते थोड़ा सा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, है ना। ट्रायंगल देखिए, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, नो डाउट। सो हम लोग देखते हैं कॉस थीटा, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू डी। ओके, ट्रायंगल पी क्यू डी। देखिए कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट मीन्स पी डी अपॉन पी क्यू। सो पी डी क्या आ जाएगा, पी डी इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। तो मतलब पी क्यू क्या है, पी क्यू है बी कॉस थीटा, राइट। सो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक वैल्यू हम लोग ले लेंगे जो हमें आगे जरूरत पड़ सकती है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज ओ क्यू डी अपॉन पी क्यू। सो क्यू डी क्या आ जाएगा, क्यू डी इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, राइट। एंड व्हाट इज पी क्यू, बी। सो ये भी वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। देन पी डी क्या आ गई, पी डी इज बी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो आर क्या आ जाएगा, आर मीन्स मैग्नीट्यूड होता है। सो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसे जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख सकते हैं। अब ये थीटा कैसे चूज करना है, ये ध्यान में रखना है। कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक पॉइंट से निकल रहे हो तो ये थीटा लेना है। ओके, कोई भी दो वेक्टर्स एक पॉइंट में आ रहे हो तो ये भी थीटा ले सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इस तरीके से होता है, देखो सो ये थीटा लेना है क्या, नहीं। तो यहाँ पे थीटा कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे थीटा एक वेक्टर को एक्सटेंड कर लो, ये हो जाएगा थीटा ही करेक्ट है।
ओके, ध्यान में रखना है। सो थीटा लेते वक्त एक तो दोनों वेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से बाहर निकलने चाहिए। ओके, मीन्स डाइवर्टेड चाहिए या फिर कॉन्वर्स चाहिए, डाइवर्स चाहिए या फिर कॉन्वर्स चाहिए, एक पॉइंट में आने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस में नहीं होने चाहिए थीटा चूज करते हो। ओके, किसी भी कोई भी जगह पे आप अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना चाहते हो या फिर निकालना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा। ओके, देन हमारा मोटो क्या है, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है ना। तो मैं ये रब कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है ना। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी मतलब क्या करना पड़ेगा, ये इसको मैं बोलता हूँ, देखिए इसको मैं बोलता हूँ अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा जो एंगल है वो किसके साथ है, ए के साथ है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ओ डी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा क्यू डी अपॉन ओ डी, राइट। क्यू डी को हम लोग वैसे ही रखते हैं, ओ डी को लिखते हैं ओ पी प्लस पी डी, राइट, ओ पी प्लस पी डी। तो क्यू डी मतलब क्या है, क्यू डी मतलब सॉरी क्यू डी यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, हाँ बी साइन थीटा। ओके, और ओपी, ओपी कहाँ पे गया, ओपी, ओपी इज ए, और पीडी, पीडी क्या है, पीडी इज बी कॉस थीटा। मीन्स अगर हमें अल्फा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो इसको भी एक ट्रिक है, देखो हे अल्फा किसके साथ है, इसके साथ होता है, मतलब जिसके साथ अल्फा होता है, जिसके साथ रिजल्टेंट का एंगल होता है वो उसको यहाँ पे अकेले लिखा जाता है। और जो दूसरा वेक्टर है जिसके साथ एंगल नहीं बना है, मतलब जिसके साथ का एंगल हम लोग नहीं देख रहे, तो उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर में साइन नीचे में कॉस लिखा जाता है। ओके, सो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन विथ वेक्टर ए। ओके, चलो देन ये हो गया आज के टॉपिक्स हमारे। इसके ऊपर हम लोग अभी देखेंगे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। देन आपके स्क्रीन में भी एमसीक्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है एमसीक्यूज, आपके स्क्रीन में दिख जाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कुछ एमसीक्यूज। इसमें सीईटी के लेवल के एमसीक्यूज नहीं हैं, वेक्टर में वेक्टर के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सीईटी में आते नहीं, लेकिन उसका यूज़ होता है हमें बहुत सारे चैप्टर्स में, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। चलो देन चलो देखो हम लोग अभी देखेंगे आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। तो कौन सा है, डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, हीट एंड एनर्जी। यस, कौन सा होना चाहिए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, हीट इज एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन देखो आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन होगा। सिक्स वेक्टर्स A through F have magnitudes the direction indicated in the figure, which of the following statement is true। मीन्स आपको 6 एरोज दिख रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये A है, ये B है, देन ये C है, देन ऊपर की तरफ कौन सा D है, देन E और ये F। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, B प्लस C। अभी देखो B प्लस C मतलब B प्लस C कैसे आएगा, पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं B प्लस C, तो उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये होगा कि F नहीं, सो ये रॉन्ग, राइट। सेकेंड क्या है, D प्लस C इज इक्वल टू F दिया है, सो D कहाँ पे है, ये D, ओके, C कहाँ पे है, ये, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ओके, सो ये D है और ये C है, सो रिजल्टेंट ऐसे आएगा क्या, F ऐसा है ना, रिजल्टेंट F दिया उन्होंने, तो ये भी गलत है, राइट। देन उसके बाद में C ऑप्शन क्या है, D प्लस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। D प्लस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। देखो ये D है, ये E है, सो ये D है और ये E है, तो F कहाँ पे आएगा, यस सेम दिख रहा है, राइट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चलो D भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
बी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। बी कहाँ पे, ये नीचे, ई कहाँ पे, ऐसे हैं, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, है ना। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, ये इसका क्वेश्चन नीट में आया है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। ओके, अभी कोई भी वेक्टर अगर दिया है हमें, मान लो एक ऐसे वेक्टर लिया है मैंने, ai प्लस bj प्लस सी के, देन इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल रहता है 90 रहता है, और हर एक cos 90 टर्म 0 हो जाती है। ओके, तो इसका जो रिजल्ट मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से आता है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, देखो यहाँ पे वेक्टर क्या दिया है हमें, 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के। ओके, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, और अंडर रूट आएगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर, यहाँ पे आप बोलोगे माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस ही लिखते हैं। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25, ये हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.89, मतलब ये हो जाएगा 0.11, सो सी हो जाएगा रूट ऑफ 0.11। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the magnitude of difference of two vectors, then the angle between these vectors is। दो वेक्टर से a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अगर सेम है, डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है ना, बिना देखे बिना कैलकुलेट किए 90 डिग्री ही होता है। ओके, 90 डिग्री ही होता है। कैसे, चलो देखो इस तरीके से, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ये ए है मान लो, ये बी है, ये ट्रिक से बता रहा हूँ, कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। ओके, देन नेगेटिव कहाँ पे आएगा, ये हो गया माइनस बी, राइट, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ये हो गया माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, हो जाएगा ए माइनस बी, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। ओके, चलो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, राइट। देन यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2ab माइनस है, यहाँ पे इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0, कॉस थीटा 0 कब रहता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन, राइट। सो आंसर क्या होगा हमारा, डी 90 डिग्री, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी, इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, तो ऑप्शन आंसर हमारा क्या रहेगा 90 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। देन देखो, व्हेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्वेश्चन नंबर है 6, सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन उनके बीच में एंगल कितना होता है। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, अगर दो वेक्टर के बीच में मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर निकालना है, दोनों का एडिशन जो है और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड जितना ही है,
दोनों का मैग्नीट्यूड का एडिशन मीन्स 3 + 4 7 और 3 + 4 7 ऐसे आता है। तो इसके इस वक्त एंगल जो रहता है ना वो 0 डिग्री रहता है। ओके, कैसे देखो, इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, ये 4 है और ये 3 है, तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, वही अगर दो वेक्टर्स हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो रहेगा ना वो 7 से छोटा होगा, इट विल बी लेस देन 7। ओके, मीन्स अगर कोई भी दो वेक्टर्स रहते हैं उनके एडिशन जो रहती है ना, दिस एडिशन मीन्स ये हमेशा रहती है a + b a - b, इतना रहता है, इन दोनों के बीच में ही रहता है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड जो रहता है, एडिशन का मैग्नीट्यूड जो रहता है, एक तो दोनों के एडिशन और दोनों के डिफरेंस इनके बीच में ही रहता है। मीन्स अगर 3 और 4 है तो मैक्सिमम 7 और मिनिमम कितना होता है, 1 होता है। देन तो यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे मैक्सिमम कैसे होता है, एडिशन तो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग बिना सॉल्व किए आंसर चूज करेंगे 0। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते, इसका क्या आता है, √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, और ये हो जाता है a + b। ओके, देखो वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो रहता है ना, इसका ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डिब्बे में लिखते हैं या फिर इसे सेपरेटली लिखते हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती। ओके, तो ध्यान में रखना है आपने। देन यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा, हम लोग स्क्वायर कर देंगे a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, a² b² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2ab भी कैंसिल हो जाएगा, और cos की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे साथ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, द मैग्नीट्यूड ए बी सी आर, magnitude of vectors a b c are 3 4 and 5 respectively if a vector plus b vector is equal to c vector, the angle between a and b is। ओके, दो वेक्टर्स हमें, 3 वेक्टर्स हमें दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 7। देखो a + b = c। ओके, a कितना है, a है 3, b है 4 और c है 5। तो यहाँ पे हमें तो पता चल रहा है कि पाइथागोरस वाला ग्रुप है ना, पाइथागोरस वाला ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, नो डाउट, वो तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, देखो आप लोग को यहाँ पे ट्रिक्स भी मिल रही है। ओके, सो एक ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मीन्स यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर दे बैठोगे। चलो मान लो यहाँ पे वैल्यूज पाइथागोरस वाली नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b = मैग्नीट्यूड ऑफ c। सो ये कैसे निकालेंगे, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा, c। राइट, सो इसकी वैल्यू अगर इसको स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab cos थीटा = क्या हो जाएगा, c²। a कितना है, 3² 9, 4² 16 + 2 × 3 × 4 cos ऑफ थीटा, और c कितना है, c² 25। राइट, देखो 16 + 9 25, ये 25 कट हो गया, ये मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 0, और 0 कब रहता है, π/2 और 90 डिग्री। राइट, π/2 और 90 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, है ना। चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि जेईई लेवल का है। इसके पहले जो क्वेश्चंस देखे हमने वो नीट लेवल के थे, अभी जेईई लेवल के क्वेश्चंस हैं। देन अभी कौन सा क्वेश्चन है पहला, 2 फोर्सेस P and Q of magnitude 2F 3F respectively are at angle theta with each other. If the force Q is doubled then resultant also get double, then angle theta is।
ओके मीन्स यहाँ पे P हमें दिया है, P कितना है 2F और Q कितना दिया है 3F। ओके फिर हमने क्या किया है Q डैश को डबल कर दिया है, मतलब Q को डबल कर दिया है, Q डैश कर दिया है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस टाइम में जो रिजल्टेंट था R था, ओके और Q को हमने 2Q कर दिया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। चलो हम लोग में देख ले, हम लोग यहाँ पे बता देखते, तो देखिए P प्लस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R और P प्लस 2Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू R स्क्वेयर। P क्या है 2F, मतलब ये हो जाएगा 2F का स्क्वायर मतलब 4F स्क्वायर, Q मतलब क्या हो जाएगा 9F स्क्वायर प्लस 2, P मतलब क्या हो जाएगा 2F, Q मतलब क्या हो जाएगा 3F कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 13F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12F स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ओके इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन ये वाला लेते हैं हम लोग, ओके ये वाला लेते हैं P प्लस Q, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू 2Q कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2R ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। P क्या है यहाँ पे 2F, Q क्या है यहाँ पे 2 इंटू 3F, राइट। या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 3 6F, है ना। यहाँ पे 2 मतलब क्या हो जाएगा 2F और 2Q मतलब क्या हो जाएगा 6F और cos थीटा और ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा 4F स्क्वायर प्लस 36F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24F स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। अभी पूरी इक्वेशन को जो है हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे F स्क्वायर प्लस 36/4 कितना हो जाएगा 9F स्क्वायर, ये हो जाएगा 6F स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर। ओके इक्वेशन 1 और 2 दोनों की साइड RHS में क्या है R स्क्वायर है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे F स्क्वायर 9 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 10F स्क्वायर, 10F स्क्वायर प्लस 6F स्क्वायर cos थीटा, राइट। यहाँ पे मैं F स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो F स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, राइट। 13 10 तो यहाँ पे हम लोग 13 माइनस 10 कर लेते हैं और ये 12 इधर आ जाएगा 6 cos थीटा माइनस कितना आ जाएगा 12 cos थीटा मतलब ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस 6 cos थीटा, मतलब cos थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, और cos माइनस हाफ कब रहता है यस cos माइनस हाफ कब रहता है 120 ऑप्शन है हमारे पास, 60 है 90 है 30 है। देखो 60 30 90 में तो माइनस होता ही नहीं cos, मतलब ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे 120, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जेई लेवल का क्वेश्चन है कितना ईजी है, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू वेक्टर्स A and B have equal magnitudes, the magnitude of AB is n times of A minus B। ओके यहाँ पे हमें गिवन दिया है जेई लेवल का क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, यहाँ पे हमें दिया है A प्लस B इज n टाइम्स ऑफ A माइनस B। ओके सो हमें क्या करना है एंगल बिटवीन A एंड B फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन A एंड B फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं यस इट इज़ वेरी इजी, नहीं तो देखो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच में एक एंगल सेम ही रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात कंसिडर करते हैं, देखो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड सेम ही, इसको हम लोग A बोल देते हैं, ओके। तो दोनों को A कर देंगे हम लोग, स्क्वायर हटा देंगे,
स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अभी देखो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे भी एन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, क्योंकि हर एक टर्म में ए स्क्वायर प्रेजेंट है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट, राइट। सो क्या हो गया, देखो यहाँ पे सॉरी डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा, राइट। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, राइट। कॉस थीटा निकालना होगा उसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2 से भी डिवाइड कर देंगे, 2 से भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। देन देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ओके, हमारा मोटो क्या है, मोटो क्या है हमारा एन कॉस थीटा निकालना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एन स्क्वायर बाय 1 करके कंपाउंड और डिविडेंड मेथड यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा कैंसिल 1 1 कैंसिल, ओके। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 कैंसिल, हमें क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए जो है एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 कॉस इनवर्स में, राइट। सो देखो इतने सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके, ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 5, बी का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 4 और सी का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 3, ओके। तो ये हमें पता चलता है पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से हम लोग डायरेक्ट ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ओके। ये कितना है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इन दोनों के बीच में कौन सा ए और सी के बीच में एंगल पूछा गया है 5 और 3 के बीच में, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज 3/5, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं मीन्स पाइथागोरस ग्रुप नहीं दिया है हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, लेकिन इससे तो ये कॉस थीटा मिलेगा, तो इससे फायदा नहीं होगा, फिर हमें क्या करेगा tan अल्फा वाला फॉर्मूला, tan अल्फा ये अल्फा है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा किसके साथ है 3 के साथ है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, साइन 90 तो 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, लेकिन ये tan अल्फा है ना, तो 4/3 मिल जाएगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, तो फिर से हमें पाइथागोरस में बिठा के वही करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस टाइप का तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लेवल से तो होगा नहीं, होगा तो भी आपको भी पैरामीटर्स जो रहेंगे कैलकुलेशंस की वो आपको दिए रहेंगे, है ना। तो ये tan अल्फा है और आंसर में कॉस दिया है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से 4/3 देखो 4 3 और ऑटोमेटिकली डायगोनल जो है वो 5 हो जाएगा, फिर हम लोग उसको उससे कॉस निकाल सकते हैं, है ना। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एट व्हाट एंगल must the two forces x plus y and x minus y act so that the resultant may be under root x square plus y square, कौन सा एंगल होना चाहिए, ओके। देखो दो वेक्टर्स यहाँ पे हमें दिए हैं x प्लस वाई
और x माइनस वाई। ओके, इन दोनों को ऐड करना है और रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स देखो हमने यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा, देखो 2xy माइनस 2xy। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यस ऑप्शन ए। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आज हमने वेक्टर चैप्टर के एडिशन मतलब वेक्टर एडिशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें जेई और नीट में मिलते हैं, सीईटी में इस टाइप के क्वेश्चंस होते नहीं हैं। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसके बेसिस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी मॉक टेस्ट भी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मॉक टेस्ट आपको शायद से नेक्स्ट वीक से सारे चैप्टर्स की मिल जाएगी, उसका शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। सो तब तक के लिए इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए अच्छे से और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। तब तक ये मिलते हैं, अच्छे से रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।